दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक विद्यार्थी कि जो झालामंड से, जोधपुर से, और उनका एक सपना है कि वो चाहते रिसर्च करना हॉर्सेस के ऊपर। तो हॉर्सेस के जो कैरेक्टर्स है एंड उसके साथ उनके ब्रीडिंग, और स्पेशली वो रिसर्च करना चाहते मारवाड़ी हॉर्सेस के ऊपर। और वो हॉर्सेस के साथ ही बड़े हुए और उन्होंने हॉर्सेस के साथ ही अपने स्कूल को भी कंप्लीट किया है, अपने कॉलेज को भी कंप्लीट किया है, और हॉर्सेस के ऊपर ही रिजल्ट करना चाहते हैं। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो प्रयास कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे, पढ़ाई कर रहे। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत मतलब स्कूल में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे कि जो बहुत मतलब होशियार थे। तो वो भी लास्ट बेंच से ही जो है वो पढ़ाई कर रहे थे, मतलब बैक बेंचर्स ही है, पर सपना ये है कि हॉर्सेस के ऊपर स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है और उसके ऊपर पीएचडी करनी है। तो ऐसे ही उन्होंने फिर स्कूल लाइफ कंप्लीट की, अपनी स्कूल कंप्लीट किया। फिर उन्होंने जेएनयू यूनिवर्सिटी में, जोधपुर में ही बीएससी जूलॉजी लिया, एमएससी जूलॉजी कंप्लीट किया। और उसके बाद हॉर्सेस के ऊपर रिसर्च करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट सीएसआर चाहिए, जेआरएफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो उन्होंने सीएसआर का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, और सीएसआर के लिए भी उन्होंने आईएफएस का रिकॉर्डेड कोर्स लिया। रिकॉर्डेड कोर्स से सारे टॉपिक को पढ़ना, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बहुत सारी मेहनत की, और सीएसआर एग्जाम में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 35 को क्वालिफाई किया। तो ये कहानी है हमारे स्टूडेंट यशपाल सिंह जी की, जो कि आईएफएस के स्टूडेंट है। तो सबसे पहले यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर। एंड हम बहुत खुश है कि यशपाल जी आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, सीएसआर नेट ARI 35। तो इसलिए हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। यस। एंड यशपाल जी, जैसे ये कहानी में आपसे सुनना चाहता हूँ कि हॉर्सेस के ऊपर जो रिसर्च करना है, हाँ सर। और उसके लिए आपने किस तरह से मेहनत की और आपकी जर्नी कैसे रही? अब सर शुरू से ही बैकबेंचर रहे हैं। तो क्या है कि मेहनत थोड़ी करनी तो पड़ी ज्यादा, पर Yes. क्या है कि हमेशा से स्कूल टाइम से रहा है कि जब तक कोई चीज समझ में नहीं आए जब तक आगे नहीं बढ़ना। यस यस। अब स्कूल में भी थे तो कुछ टॉपिक्स थे उसको समझ लेते थे बस अच्छे से, और उस हिसाब से सॉल्व करते जाते थे, पेपर में लिख के आ जाते थे और वैसे नंबर आ जाते थे। पर अब CSIR काफी इसमें काफी ज्यादा टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं, तो एक एक टॉपिक को पकड़ा, समझा, नोट्स बनाए, PYQ सॉल्व करे, PYQ में देखा कि अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ऐसे करके आगे बढ़ते रहे और सर CSIR नेट क्लियर हो गया। यस। और यशपाल जी, हमें ये बताइए कि आपका जो हॉर्सेस है, कि जो आपके पास जैसे हॉर्सेस है अभी, और उनके बारे में थोड़ा बताइए। सर करंटली मेरे पास 3 मेयर्स है। हाँ। एक फाउंडेशन मेयर है, नंदिनी, काफी पुरानी है, मारवाड़ी घोड़ी है। यस। फिर उसके पहले तो 3-4 बच्चे थे, 2-3 तो सेल करे। यस। अभी मेरे पास उसकी 2 बच्चियां खड़ी है। वाओ। हाँ सर। और आप जैसे हॉर्सेस जो है, आप मतलब हॉर्सेस के साथ आप बड़े हुए। हाँ सर। तो यस, तो वो तो आप मतलब सब आपके फ्रेंड्स ही होंगे सारे। हाँ सर, फ्रेंड्स। यस। तो जैसे यशपाल जी, आपने मतलब जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया CSR का। हाँ सर। तो आपको सबसे पहले तो ये है कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया CSR के लिए? सर पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए आना चाहता था। हाँ। पर ऑफलाइन क्लासेस के पीछे थोड़ा घोड़ियों का ध्यान वगैरह देना पड़ता है। यस। और वो टाइम टेबल थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। हाँ। इस वजह से मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर लिए। रिकॉर्डेड लेक्चर लेके काफी फिर शुरू करा उसको, जैसे एक यूनिट कंप्लीट करता, फिर उसके नोट्स प्रिपेयर कर रहे, नोट्स प्रिपेयर करने के बाद रिवाइज करा, रिवाइज करके अगली यूनिट पे गए। अगली यूनिट पे गए, जब तक कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता वो वापस वीडियो देखते रहो, जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हुआ जब तक वीडियो देखते रहो। टॉपिक क्लियर होने के बाद अगले टॉपिक में मूव करते सर। और यूनिट जैसे ही कंप्लीट होती वापस एक बार रिवाइज करा, पिछली जो करी वापस रिवाइज करा, ऐसे करते गए सर। फिर लास्ट में PYQ सॉल्व करे, लास्ट 1-1.5 महीना PYQ सॉल्व करे सर। और उसमें सॉल्यूशन सब देखते गया, अगर सही हो रहा तो भी सॉल्यूशन देखे, गलत हो रहा है तो भी सॉल्यूशंस देखे। और PYQ के वीडियोस वगैरह अवेलेबल थे रिकॉर्डेड लेक्चर में,
वो भी देखते गया, उससे काफी आइडिया मिल गया कि आपको पार्ट सी में कैसे सॉल्व करना है, और उससे काफी हेल्प मिली और CSIR नेट क्लियर हो गया। CSIR नेट हो गया। हाँ सर। तो यशपाल जी, जब आपने BSc और MSc जूलॉजी से की, हाँ सर। तो क्या आप वही सपना था कि हॉर्सेस पे रिसर्च करना है? हाँ सर, मैं BSc में था सर, जब हमारे एक मैम आए तो उन्होंने बताया हम तो BSc बस चले गए करने चले गए थे करने, फिर मैम ने बताया कि आप रिसर्च वगैरह कर सकते हो, ये कर सकते हो। तब मैंने मैम को कहा, मैम मुझे घोड़ों पे रिसर्च करनी है। तब मैम ने बताया कि अगर घोड़ों पे रिसर्च करनी है तो नेट क्लियर करनी पड़ेगी। नेट क्लियर करोगे तो आपको स्टाइफंड वगैरह मिलता रहेगा। तो फिर उस समय बस इतना पता था कि नेट होता है कोई चीज। फिर MSc में आए, मतलब टारगेट तो यही था कि घोड़ों पे करनी है PhD। फिर उसमें आए, MSc करी। फिर जब MSc का हमारा जब फेयरवेल था तो प्रांशु सर आए थे। उन्होंने एक स्पीच दिया था और उन्होंने मतलब बताया था कि आईफास के बारे में, कि आईफास इंस्टीट्यूट है जो अच्छा कर रहा था। फिर काफी सारे टीचर्स ने भी बताया, जो ओल्ड रिटायर्ड हो चुके हैं हमारी फैकल्टी से, उन्होंने बताया कि अगर प्रिपरेशन करनी तो आईफास से करनी। फिर उसके रिकॉर्डेड लेक्चर का सब्सक्रिप्शन ले लिया, और सब्सक्रिप्शन लेके फिर तैयारी शुरू कर दी सर। और जैसे बताया वैसे तैयारी करी और नंबर आ गया सर। वाह, नंबर आ गए, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 35 नेट। हाँ सर। और JRF भी हो जाता। हाँ, और JRF भी आगे जाके हो जाएगा। यस। तो यशपाल, जैसे आपने रिकॉर्डेड कोर्स से प्रिपेयर किया, हाँ सर, तो प्रिपेयर करते समय क्या सारे नोट्स आपने प्रिपेयर किए थे? हाँ सर, जो टॉपिक्स मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे से नहीं हो सकते, जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री शुरू करी थी, तो न्यूक्लिक एसिड तक तो सर सब समझ में आ रहा था। फिर उसके आगे गए तो थोड़ा ऊपर से जाने लग गया। तो फिर मैंने उसको बस नोट्स तो बना दिए थे उसके, पर मैंने सोचा कि इसको बाद में करेंगे। और फिर जैसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी, वो तो इम्यूनोलॉजी तक पूरी समझ में आ रही थी, पर जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करने गया तो थोड़ा वो भी लगी। तो कुछ यूनिट्स आधी करी, मतलब सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी। हाँ, बाकी पूरी यूनिट्स करी, जैसे सेल बायोलॉजी हो गई, पूरी कर दी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरी करी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी आधी हो गई। और सेल सिग्नलिंग पूरी करी सर। और काफी सारे इवोल्यूशन और जो थी इकोलॉजी, वो मैंने करी थी PYQ से। बाकी सब रिकॉर्डेड लेक्चर से करी, और फिजियोलॉजी भी करी थी। और नोट्स भी सारे प्रिपेयर? हाँ सर, नोट्स सारे प्रिपेयर करे। और जैसे यशपाल जी, हम देखते कि CSIR एग्जाम्स के लिए PYQ सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने PYQ सॉल्व सारे किए थे? हाँ सर, सारे करे थे। मैं टारगेट लेके चलता था कि दिन में कम से कम 2 दिन 3 दिन के अंदर मुझे ये एक यूनिट पूरी कंप्लीट करनी PYQ से। और यूं नहीं कि बस फटाफट कर दी, बस करी, एक क्वेश्चन सॉल्व करा, उसका देखो सॉल्यूशन क्यों, अगर कुछ है ऐसा जो समझने लायक नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको मैंने नोट कर लिया। नोट करा, जैसे ही वो PYQ सब सॉल्व हो गए उस यूनिट के, तो उस टॉपिक को वापस जाके या तो आईफास में एक बार सर्च करा, अगर वहां पे मुझे मिल जाता वो टॉपिक, अगर नहीं मिला तो मैंने आईफास की जो मॉड्यूल्स वगैरह थे उसमें देख के उस टॉपिक को कैसे करके क्लियर करा। और टॉपिक क्लियर करना सर सबसे जरूरी है। जब तक टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तब तक आप मतलब बीच में रहोगे। डाउटफुल रहोगे सर। और जैसे हम देखते हैं कि यशपाल जी, जब आप प्रिपेयर करते हो तो प्रिपेयर करते समय बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत बार पढ़ो तो भी समझ में नहीं आते। हाँ सर, ऐसे तो मैंने स्किप कर दिया है। बैक बेंचर हैं तो जब तक एक बार 2 बार में चीज समझ में नहीं आती तो फिर वो छोड़ देते। ये सबसे अच्छी बात है। और उसके साथ जैसे हम ये देखते हैं ना कि यशपाल जी बहुत बार हमें प्रिपरेशन कर रहे, और प्रिपरेशन करते हुए आपने वैसे कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर मैंने 6 यूनिट टारगेट करके गया था, और 2 यूनिट जैसे वो बोनस की तरह इवोल्यूशन, बिहेवियर और इकोलॉजी वाली बोनस के तौर पे मैं PYQ बुक से तैयार करके गया था। वाह। अच्छा, और जब आपने मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, हाँ सर, तो स्टार्ट करते वक्त की, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करना भी स्टार्ट करते तो क्वेश्चन समझ में आ रहे थे क्या स्टार्टिंग में? हाँ सर, मैंने क्या करा, जैसे यूनिट वाइज यूनिट कंप्लीट करी, तो यूनिट कंप्लीट करते ही PYQ देख लेता था मैं। PYQ के वीडियोस जो अवेलेबल थे। यस। तो फिर जब मैंने PYQ की जो बुक जो कैलाश सर की है वो खोली थी ना, तब मुझे इतनी डिफिकल्टी नहीं आई थी।
काफी सॉल्व हो रहे थे, काफी सॉल्व नहीं हो रहे थे। काफी यूनिट्स ऐसी भी आई सर जिसमें 1-2 सॉल्व हो रहे थे और फिर 15-20 ऐसे आ रहे थे जो सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, मतलब समझ में नहीं आता क्या पूछा है। हाँ, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अब सॉल्व नहीं हो रहे तो अच्छी बात है, कम से कम पीछे सॉल्यूशन से पता तो चल रहा है कहाँ पे अटक रहे हैं अपन। फिर वो सर टॉपिक क्लियर करते गए, और जैसे पीवाई क्यू सर सॉल्व करे ना सर, उससे काफी सारे टॉपिक्स कनेक्ट होते हुए भी दिखे सर। यस। और जैसे यशपाल जी, हम ये देखते हैं कि जब आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। आप कितने पार्ट को, कौन से पार्ट को कितना टाइम देते हो? बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। मैं तो ऐसे तो सर के जो यूट्यूब पे लेक्चर्स थे उन्होंने सर ने कहा था कि पार्ट सी टारगेट करके चलना और पार्ट बी टारगेट करके चलना, और पार्ट ए को बोनस की तरह रखना। पर सर मैंने रखा था कि पार्ट सी और पार्ट ए को टारगेट करके चलना, पार्ट बी को बोनस की तरह रखा। ये तो अच्छी बात है। हाँ सर, मैंने टारगेट करके गया था सर कि पार्ट सी के 25 के 25 सॉल्व करने हैं। 25 में सबसे पहले सर एक और सारे क्वेश्चन पढ़े, उसमें बुक मार्क कर दिए। जो हाथों हाथ हो रहे थे वो हाथों हाथ कर दिए, जो नहीं हो रहे थे वो मैंने छोड़ दिए। फिर गया पार्ट ए पे। पार्ट ए पे आधा घंटा दिया सर पार्ट ए को, और पार्ट 10 टारगेट करके गया था, पर सर 13 हो गए सॉल्व। फिर वापस पार्ट सी पे आया। पार्ट सी में जो जो बुक मार्क कर रखे थे उनको पढ़ा, जो समझ में आए कर दिए, जो नहीं आए उनको छोड़ दिए। फिर लास्ट में कुछ घंटा भर बचा था, उसमें पार्ट बी को देखा। अब उसमें बस जो आता गया करता गया, और जो छोड़े वो छोड़ दिए। फिर उसके आगे उसको देखा ही नहीं मैंने। फिर लास्ट में जब थोड़ा टाइम बचा था तो बस पार्ट सी को थोड़ा वापस देखा एक बार, कि कोई कहीं गलती से गलत नहीं हो रहा। यस। यशपाल जी, मुझे एक बात मतलब जाननी है कि आपका ए पार्ट में 13 क्वेश्चन सही हो गए। हाँ सर। वाह। और आप बोल रहे हो कि आप बैक बेंचर्स हो, तो एप्टीट्यूड इतना अच्छा है आपका। सर बैक बेंचर्स के साथ कुछ फायदे भी आते हैं सर। क्योंकि सर हम बैक बेंचर्स हमेशा ये सोचते हैं कि कम से कम दिमाग लगा के सॉल्व कैसे करी जाए। तो वो रीजनिंग में बहुत अच्छा होता है बैक बेंचर्स हमेशा सर। और जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लाइफ साइंस स्टूडेंट का मतलब मैथमेटिक्स वीक होता है। हाँ और हम मतलब मैथ से डरते। हाँ और आपका इतना अच्छा है, मतलब आपने 13 क्वेश्चंस करना। हाँ बहुत मतलब अच्छी, मतलब इतनी अच्छा स्ट्रॉन्ग ए पार्ट है। और आपको बहुत बेनिफिट हुआ उसका। हाँ सर, बहुत बेनिफिट हुआ उसका। यस। और जैसे हम ये देखते हैं ना कि यशपाल जी, जब आप एग्जाम में बैठते हो सी पार्ट में, तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन की कैसे प्रैक्टिस की थी? मैं तो सर जैसे पीवाई क्यू सॉल्व करे थे उससे काफी आइडिया लग गया था कि किस तरह के क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, किस तरह के छोड़ने हैं। यस। तो स्टेटमेंट वाले थे, स्टेटमेंट वाले ज्यादातर गलत होने के चांसेस स्टेटमेंट वालों में होते हैं सर। तो मैंने स्टेटमेंट वालों को ज्यादातर को बुक मार्क करके रखा। जेनेटिक्स वगैरह तो काफी अच्छी थी, तो जेनेटिक्स वालों को तो हाथों हाथ सॉल्व करते ही आगे गए। सेल कम्युनिकेशन अच्छी थी, सॉल्व करते करते आगे गए। बाकी जो बच्चे थे उनको बुक मार्क करके रख दिया। फिर ये पार्ट सॉल्व करके जब वापस उस पे आया तो वापस उसको थोरोली पढ़ा। अब कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा गलत होना चाहिए। अब एग्जाम में भी सर गलत तो हो ही जाता है। हाँ, वो तो मतलब कुछ होता ही है। तो जो मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज्यादा सही लगा वो मैंने अटेम्प्ट करा। और बाकी छोड़ दी। मतलब 25 के 25 सी पार्ट के सॉल्व कर लिए थे मैंने। हाँ सर। तो यशपाल जी, आपने कौन से शिफ्ट में पेपर दिया था? सर पेपर फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा, मॉर्निंग शिफ्ट में दिया था। यस। और मॉर्निंग शिफ्ट में आपने इतना अच्छा पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया था। हाँ सर। यस। और वैसे यशपाल जी, जब हम देखते कि जब बहुत बार हम प्रिपरेशन कर रहे, तो प्रिपरेशन करते वक्त बहुत सारे टॉपिक ऐसे में कि जो इन्फॉर्मेटिव है, रटने वाले। हाँ सर। जो कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही जरूरी है। तो आपने ऐसे टॉपिक प्रिपेयर किए थे क्या? नहीं सर, वो मैंने इंफॉर्मेटिव ज्यादातर छोड़ लिए थे, जो ऐसे लगे सर कि जो याद हो सकते हैं। उस पर अगर थोड़ी मेहनत करें याद हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट ट्रिक ढूंढता था कि इसको कैसे शॉर्ट करके, कैसे शॉर्ट ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। उनकी सबकी शॉर्ट ट्रिक बनाई सर। जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल है सर, याद करना बहुत मुश्किल है, पर उसमें कोई ना कोई ट्रिक बना के याद करी। अमीनो एसिड्स में इतने सारे अमीनो एसिड्स है, उसमें एसिडिक, बेसिक वगैरह सब निकाल के उनके सबके शॉर्ट ट्रिक्स बना के उनको याद करा सर। और जैसे अब हम यशपाल जी क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बस आपको उसके फास्ट आंसर करने। जैसे सीएसआर में इतने सारे यूनिट्स है, यूनिट 1 से यूनिट 13, आपका फेवरेट यूनिट? जेनेटिक्स सर। वाह। और आपको सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सर सबसे डिफिकल्ट प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी लगता है। यस।
और आप जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एग्जाम में हाँ, आप सबसे पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करते? पार्ट सी सर। पार्ट सी। हाँ। और जैसे सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? पार्ट सी। पार्ट सी लगता है डिफिकल्ट। यस। और जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है कि जिनको नेगेटिव मार्किंग का बहुत डर लगता हाँ है। सर। नेगेटिव मार्किंग मतलब इतना डर लगता है कि वो अटेम्प्ट करने से भी घबराते हैं। सही सर। आपको भी नेगेटिव मार्किंग का डर लगता है? डर तो था सर, हाँ। पर टारगेट लेके गए थे इसलिए अटेम्प्ट करे। हाँ। हाँ यस। और जैसे आपका जैसे एप्टीट्यूड का भी पार्ट है कि एप्टीट्यूड का आपने क्या डेली प्रिपरेशन किया था? नहीं सर, एप्टीट्यूड का तो मैंने लास्ट दिन प्रिपरेशन करा था। हाँ। वो भी सर आईफास की मॉड्यूल है एप्टीट्यूड की। हाँ। उसमें छोटे छोटे मतलब सब टॉपिक्स का कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है। यस। तो वो थोड़ा थोड़ा देखा था सर। हाँ। उसमें से एक दो क्वेश्चंस आई भी थे। हाँ। बाकी ज्यादातर रीजनिंग वगैरह वाले दे दिए थे। हाँ। यस। और जैसे हम ये देखते कि CSIR में जब आप पेपर में बैठते हो हाँ। तो पेपर से पहले बहुत स्ट्रेस आता है, थोड़ा सा डर भी लगता है, पैनिक भी होते हैं। तो आपको ऐसा डर लगा था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो बैक बेंचर्स के सर कुछ फायदे भी होते हैं बैक बेंचर्स के, कि उनको डर लगता ही नहीं है। आप लोगों के सबके आंसर देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पेपर से पहले डर लगता है। तो डरना नहीं है, उल्टा एंजॉय करना है हाँ एग्जाम सर, एंजॉय करते हैं सब। तभी एग्जाम देने का तो यही तो मजा है सर, को। कि देखे आ जाओ। यस। फिर बस आपको देखना है कि आपके रिजल्ट क्या आया है। हाँ। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो मोटिवेशन मिलता ही है। हाँ। अगर नहीं आता है, अगर आपके उसके आसपास भी होते तो भी वो थोड़ा तो मोटिवेट करके जाता है कि हाँ कि इस बार इतना आए हैं तो उसके अगले जा सकते हैं। हाँ, अगले जा सकते हैं। और आप जितना मतलब नेचुरल रहोगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, हाँ उतना सर। रिजल्ट अच्छा आता है। हाँ सर। और जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम में आप पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए में सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस करते हैं। हाँ सर। तो आप मतलब क्या स्ट्रेटेजी बनाते थे कि मैं ये क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा और कुछ क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा? स्ट्रेटेजी क्या थी आप? स्ट्रेटेजी थी सर, जेनेटिक्स के सारे अटेम्प्ट करने ही करने हैं। हाँ। सेल के सारे अटेम्प्ट करने ही करने हैं। हाँ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अटेम्प्ट करने ही करने हैं। हाँ। और सेल कम्युनिकेशन वाले अटेम्प्ट करने ही करने हैं। हाँ। और जो बाकी की जैसे इवोल्यूशन वाली ये यूनिट सर ऐसी है कि इसमें इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है। हाँ। इंफॉर्मेशन इतनी है कि सर मॉड्यूल्स वगैरह में भी के बाहर भी कुछ इंफॉर्मेशन आ ही जाती है कुछ ना कुछ। और थोड़े सर वो साइंटिफिक नाम से याद रखने में भी थोड़ा होता है। तो वो उसमें भी थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। पर अगर वो बोनस यूनिट्स की तरह अगर इकोलॉजी और इनको लेके चलें तो फायदा ही देके जाती है सर। कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो ऐसे दिख जाएंगे आपको कि आप सॉल्व कर सकते हो, उनको बुक मार्क करके आप रख सकते हो। जब आपके 25 नहीं हो रहे हो तो आप उनकी तरफ जाके उन पे कुछ ना कुछ आइडिया लगा के अपना जहाँ पे आपको ज्यादा आपका परसेंटेज लग रहा है कि ये सही हो सकता है उसको अटेम्प्ट करके आ सकते हो। यस यस यस, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और जैसे हम यशपाल जी देख रहे हैं कि अगला एग्जाम में भी जुलाई अगस्त में हो सकता है। हाँ सर। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है कि जो यूट्यूब फैमिली के, ऑनलाइन के, ऑफलाइन के प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ सर। तो उनके लिए ऐसे क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जैसे आपकी तरह उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आए? सर उनके लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि आप YouTube से अगर कर रहे हो तो YouTube वीडियो चलाते जाओ, नोट्स बनाते जाओ साथ में। अगर एक यूनिट कंप्लीट कर रहे हो तो पीछे उनके रिवाइज भी करते जाओ। और जब अगर आप कोई यूनिट कंप्लीट कर लेते हो तो आपको शायद आईफास चैनल पे PYQ के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो वो वीडियोस अगर देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। यस। खासकर पार्ट सी के लिए जो स्टेटमेंट वाइज और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए। और फिर जब आपके नोट्स बन जाए, आपको लगता है कि इतनी यूनिट्स मेरी अच्छी हो चुकी है, इसमें मैं CSIR नेट देने जा सकता हूँ, तो आप PYQ की बुक लाइए, उसको सॉल्व करिए। कम से कम 1-1.5 महीना तो उस PYQ बुक को दे दीजिए बस। और साथ में अगर आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वो कर सकते हैं तो टेस्ट सीरीज करिए ही करिए सर। हाँ। यस। तो क्या आपने भी टेस्ट सीरीज दी थी? सर मैंने तो नहीं दी थी। मेरा तो इतना टाइम मिला नहीं था, मुझे लेनी जरूर थी सर। पर फिर PYQ की ये करा, रिवाइज वगैरह करने में इतना टाइम बचा ही नहीं था सर। मतलब तो फिर मैं टेस्ट सीरीज ले नहीं पाया था, पर इस बार जरूर लेंगे सर। यस यस यस, देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कॉन्फिडेंस आता है सर उससे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे और आपकी मतलब क्या परसेंटाइल बन रहे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स जो दे रहे हैं उसमें से, तो उससे थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और टाइम मैनेजमेंट उससे अच्छा होगा आपका। हाँ सर। यस। और जैसे हम ये देखते हैं ना कि यशपाल जी, अभी जैसे आपका CSIR नेट
इतना अच्छा रैंक से क्वालिफाइड हो चुका है। हाँ सर। तो आपका फिर आगे ड्रीम क्या है? आगे सर ड्रीम है कि मारवाड़ी हॉर्सेस पे रिसर्च करनी है। यस। और कुछ ना कुछ मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी को कुछ नया जो इंफॉर्मेटिव हो, सबके काम आए, ऐसा कुछ छोड़ के जाना है। यस यस यस। हाँ। और जैसे यशपाल जी हम देखते हैं कि जैसे हर एग्जाम में मतलब एक पैटर्न होता है एग्जाम का भी। हाँ सर। जैसे एमसीक्यू, एमएसक्यू, नेट टाइप के क्वेश्चन। हाँ सर। तो आपको मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं? मुझे सर स्टेटमेंट वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ। आपने वो यूनिट को कैसे अंडरस्टैंड करा है, हाँ। वो आपका पता चलता है एमएसक्यू में। यस। और जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन लाइफ साइंस में आते तो हाँ, क्या वो भी आप सॉल्व करते थे? हाँ सर, वो सॉल्व हो जाते थे। अच्छा, वो सॉल्व हो जाते थे? हो जाते थे। यस यस यस। और जैसे हम देखते कि जब आप मतलब एग्जाम से पहले होते हो तो एग्जाम से पहले 1 महीने 2 महीने आपने फाइनल रिविजन्स कैसे किए थे? सर फाइनल रिवीजन तो मैंने बस जो नोट्स थे वो पढ़ता गया। हाँ। पूरे पढ़ता, वापस पढ़ता। हाँ। ऐसे 2 बार 3 बार सब नोट्स वापस पढ़ लिए थे। हाँ। फिर पीवाईक्यू सॉल्व करी। हाँ। और पीवाईक्यू सॉल्व करने थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया। हाँ। और लास्ट में जब 1-2 दिन बचे थे, हाँ, तो उससे पहले मैंने एक बार सारे नोट्स खोले, उसमें टॉपिक्स जो ऐसा लगा कि ये थोड़ा याद करने में मुश्किल हो रहा है, हाँ, उसको अलग से लिख दिए। ऐसे 5-10 पन्ने बने सर कि ये याद नहीं हो रहा है। यस यस। फिर वो लास्ट जब दिन था तो एक तो थोड़े एप्टीट्यूड वाली बुक देखी। हाँ। और जो याद नहीं हो रहे थे वो थोड़े पढ़ के गया, तो उससे थोड़ा दिमाग में रह जाता कि हाँ ये उस समय पढ़ा था, और अगर एग्जाम में आया भी जाता बाई चांस तो कुछ नंबर ही देखे जाता है। हाँ। यस यस यस। मतलब प्रैक्टिस बहुत सारी की थी। हाँ सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी की थी। और जैसे हम देखते हैं कि जब आपने रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हाँ सर, तो रिकॉर्डेड कोर्स क्या आपने एंजॉय किया पूरा? बहुत एंजॉय करा सर। यस। अब जब चीज समझ में आती है तो सर अपने आप इच्छा होती है कि आगे और पढ़ें और जाने। यस। बस वैसे जानते गए, करते गए। और सर यस। और जो आपने रिकॉर्डेड कोर्स किया था, सारे टॉपिक्स, सारे कंसेप्ट किए थे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, क्या एग्जाम में उसका बेनिफिट मिला आपको? काफी बेनिफिट मिला सर। पार्ट सी का तो मैं बहुत कहना चाहूंगा कि सर आईफास के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले जो वीडियो थे, जो रिकॉर्डेड अवेलेबल थे, उनकी वजह से सर काफी हेल्प मिली। लगभग मैंने सब टॉपिक्स, सब यूनिट्स के पीवाईक्यू देखे थे एक बार तो। वाओ। यस। और ये मतलब यशपाल जी, आपने इतने अच्छे इंफॉर्मेशन और इतने अच्छे स्ट्रेटजीज, इतने अच्छे गाइड हमारे स्टूडेंट को किया, इसलिए हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर आपका। और आपने इतना अच्छा गाइड किया है हमारे स्टूडेंट को, इसका बहुत बेनिफिट होगा। और उसी के साथ हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हम बहुत खुश है कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। एंड आपका आगे भी जाके जो आपका ड्रीम है, आपका जो एम है, वो आपका एम जरूर जो है कंप्लीट होगा। जो भी आपको रिसर्च करना है मारवाड़ी हॉर्सेस के ऊपर, वो भी जो है वो कंप्लीट होगा। थैंक यू सर। तो थैंक यू। और आप सभी स्टूडेंट, आपको भी ये सेशन कैसे लगा जरूर बताइए। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू ऑल। थैंक यू।